गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम होमवर्क तो कुछ नहीं दिया था शायद। तो फिर आगे ही पढ़ते हैं ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हमने देखो ये देखा था लास्ट वाले क्लास में कि सॉरी, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और वो थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। रिजल्टेंट कुछ आर वेक्टर आ जाएगा, और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ जो एंगल होगा वो कितना आएगा? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी cos थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था ना। फिर मैंने बोला था कि अगर बी के साथ एंगल निकालना रहे tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा वाले फॉर्मूले में ए और बी को इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए cos थीटा। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना। अब इसमें एक चीज ये बताओ कि ये अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई रिजल्टेंट के लिए ये दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड फिक्स हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं, लेकिन आप थीटा को वैरी करा सकते हो। थीटा को अगर आप वैरी कराओगे तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिल सकती है? सिचुएशन समझ आ रही है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए और बी फिक्स हैं, लेकिन थीटा को आप वैरी करा रहे हो, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? हाँ, ए प्लस बी तक ना। अगर हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये टर्म मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। अगर आर की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होती है? कॉस थीटा की वैल्यू 1। और वो कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है ना। तो अगर आप ये वाली वैल्यू जब डालोगे तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी इससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ना। cos थीटा 1 हो गया, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब आ गया a प्लस बी। ये r की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली। समझ आ रहा है बच्चों? अगर आपने मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स लाया, एक 5 न्यूटन का फोर्स लाया ना। हाँ वो है। अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स लेके आ रहे हो और एक 5 न्यूटन का फोर्स ला रहे हो, तो मैक्सिमम कितना फोर्स मिलेगा? 15 न्यूटन। ऐसा नहीं है कि जादू हो गया, 10 और 5 लेके आए और मिल रहा है हजारों न्यूटन, कुछ भी मैक्सिमम मिल रहा है ना। ऐसा कोई जादू नहीं हो सकता। 10 और 5 अगर मैक्सिमम लगा है, दोनों लगे हैं, तो मैक्सिमम आपको 15 न्यूटन तक का ही नेट मिलेगा। समझ आ रहा है बच्चों? थीटा 0 का मतलब क्या होगा? दोनों वेक्टर जो होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। थीटा 0 का वेक्टर मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अबे श्रेष्ठ, क्या बोल रहे हो? ना सर बोल रहे हो। ठीक है, अब ऐसे अगर हम लोग सोचे कि मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर हमें इस वाले एक्सप्रेशन में आर की मिनिमम वैल्यू चाहिए,
तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जब cos थीटा मिनिमम होगा तब ये पूरा टर्म मिनिमम होगा ना। cos थीटा मिनिमम कितना होता है? ओम क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, ओ ए माइनस बी एंड ए इज ग्रेटर, ठीक है ठीक है। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना, तो जब ये मिनिमम होगा तो ये पूरा टर्म मिनिमम हो जाए। तो आर की मिनिमम वैल्यू कब होगी? अगर आपको आर की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो cos थीटा की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना, ये सब लोग याद रखो। sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। और ये मिनिमम कब होता है cos थीटा? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा। 180 का मतलब क्या हुआ? जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, एक ऐसे लग रहा होगा और एक ऐसे। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ था? जब कोई ब्लॉक पर दो फोर्स मान लो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब थीटा 0 है ना, तो इनका नेट मैक्सिमम आया। और थीटा मिनिमम मतलब, cos थीटा मिनिमम मतलब ये अपोजिट लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है। तो अब आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा ना। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 रख दिए तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी ना। इसमें जो भी बड़ा वाला होगा उससे छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आर की मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर हम दो वेक्टर को सबको ऐड कर रहे हैं और थीटा की वैल्यू वहां पर 180 डिग्री है, तो मिनिमम कहाँ तक आंसर जाएगा? a माइनस बी तक। ऐसा नहीं है कि 100 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो नेट वहां कुछ मिला ही नहीं ना। 100 और 10 का मिनिमम कितना आ जाएगा? 90। तो जब आप एक दो फोर्स लगाओगे, दो वेक्टर कहीं हैं, तो उनका सम की एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू ना। हमेशा जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच में वैरी करेगा, एंगल कितना है उसके अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंसर आ सकता है ना, एक फिक्स वैल्यू है, इन्हीं के बीच में आएगा। समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट कर लो इसको। सबको ये क्लियर है ना? थीटा 0 का मतलब हुआ कि जैसे एक दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। थीटा 180 का मतलब दो फोर्स अपोजिट में लग रहे हैं तो वो मिनिमम देंगे। और इसके अलावा 0 से 180 के बीच में कुछ भी थीटा रहेगा
0 से 180 के बीच में रहेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी। आप अपने स्क्रीन पे जूम कर सकते हो ना, जहाँ पे आपको लगे जूम करना है वहां जूम करके देख लो। तुम लोग के 10th का रिजल्ट आया है क्या? मतलब कब आने वाला है? अभी तक तो नहीं आया होगा, कब आने का एक्सपेक्टेड है? ओके, जुलाई में आने का है। तो कुछ ये रिजल्ट के लिए कुछ तुम लोग का टेस्ट वगैरह भी ले रहे हैं क्या? रिजल्ट निकालने के लिए ये लोग कुछ टेस्ट ले रहे हैं या ऐसे ही दे रहे हैं? अच्छा, ऑप्शनल है क्या? अच्छा, सबमिशन वगैरह करना है। सब लोगों का अलग अलग है, कहीं सीटी कुछ है, कुछ जगह ऑप्शनल है। ओके ओके, ठीक 11th के एडमिशन के लिए सीटी है। ओके, अच्छा ओके ओके। चलो अभी एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अभी तो यार हर जगह ऑन ऑफलाइन शुरू हो रहा है। पुणे में शायद ऑफलाइन शुरू हो चुका है क्लासेस। कल एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो सोलापुर में है, वो बोल रहा था वहां भी शुरू हो रहा है आज से। मुझे लगता है नासिक में भी 1-2 वीक में शुरू हो जाएगा। 1-2 वीक में हो जाना चाहिए यहाँ पे भी ऑफलाइन स्टार्ट। हाँ वही तो, कई जगह ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and 6 are added. Find the possible resultant vector. मैग्नीट्यूड केवल ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर को हमने ऐड किया तो क्या क्या इनमें से ऑप्शन पॉसिबल है ना? बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है अगर दो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं जिनके मैग्नीट्यूड 10 और 6 है। अबे क्रिस, हो रहा है भाई, कई जगह स्टार्ट हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। नासिक में ऑलरेडी केसेस कम ही चल रहे हैं अब। नासिक अभी तो लेवल 3 से लेवल 2 में आ गया है। मॉल वॉल खोल रहे हैं तो फिर खोलेंगे ही। हाँ यार, चुपचाप तो चला तो लेते हैं यार, लेकिन वो एक्चुअल में छोटी जगह पे तो चल जाता है, हम लोगों क्या नहीं चलता है, तुरंत पता चल जाता है। लास्ट ईयर तो आ गए थे वो म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले। आकाश नीचे था, उस पे 1 लाख का फाइन लगा था, उन्होंने तो ज्यादा ही ओपन किया था। हम लोगों को तो बस वार्निंग ही मिली थी।
बिना परमिशन के तो नहीं स्टार्ट करेंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली 1 वीक में हो जाएगा शायद। अबे WHO की तो बात सुने ही नहीं। WHO मतलब हु, कौन है ये WHO? सब बकवास है, ये सब चाइना का एजेंट बन गया, इस कोई बात मत सुनो। थर्ड वेव अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आनी है, क्योंकि थर्ड वेव के लिए वैक्सीन देख लो कितना फास्ट लग रहा है इंडिया में। इंडिया में देख लो थर्ड वेव अब नहीं एक्सपेक्टेड है। ये WHO की बातें नहीं सुनो। डेली 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग रहा है, 2 महीने में इतना ज्यादा वैक्सीन लग चुका होगा। हाँ, और दूसरा कितने 40-50 करोड़ लोगों को तो वो कोरोना हो ही चुका है, तो अब कितना लोग बचे ही, सबको तो हो ही गया। अब थर्ड वेव थोड़ी आ सकती है। अब WHO को क्या पता हो कि इंडिया बोलता है कि भाई हमारे यहाँ अभी तक कितने ही लोगों को कोरोना हुआ है, उसे क्या पता कि सच्चाई यहाँ है कि सबको हो चुका है। इंडिया दिखाता है 4 लाख केसेस आए हैं, तो एक्चुअल में तो यहाँ 40 लाख आए रहते हैं ना, दिखाता 4 है ना। और वो तो कुछ भी बोलता है, उसकी बातों में तो कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यार जैसे अक्टूबर नवंबर तक तो कोरोना पूरी तरह से खत्म ही हो जाना चाहिए इंडिया में। तो ये हुआ बच्चों। अबे सारंग फिर से कुछ नहीं हो रहा है, 2-4 केसेस ऊपर नीचे होंगे, ये नहीं है कि आज 9,000 आया तो कल 8,000 आएगा, जरूरी नहीं है। 9 का 9.5 10 चलता है, लेकिन ओवरऑल तो ग्राफ स्टेबल है और नीचे आ रहा है। न्यूज चैनल को तो कुछ चाहिए होता है, कुछ भी ऐसा मिल जाए जो फैलाने में मजा है उनको, तभी लोग देखेंगे। नॉर्मल न्यूज बोलेंगे तो कौन देखेगा? न्यूज चैनल तो देखना ही नहीं चाहिए आज की डेट में। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर अगर आप ऐड कर रहे हो ना 10 और 6 का, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये किया किसी ने? हाँ, 1 और 4 दो हमारे जो है। 5 और 15, हाँ ठीक है 5 और 15 आएंगे ना। आप क्या करोगे, अगर आप मैक्सिमम देखोगे, अगर 10 और 6 को ऐड करोगे तो आर की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 16 तक। अब मिनिमम कहाँ तक रहेगी, 4 तक ना। 10 और 6 को ऐड करोगे तो मिनिमम 4। तो इनके बीच में जो आंसर होंगे वही अब आपके आंसर हो सकते हैं ना। 4 से कम वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो 4 से कम यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं हो सकता। 16 से ज्यादा नहीं हो सकता, 16 से ज्यादा 18 है, तो ये नहीं हो सकता ना। इसके बीच में ये 15 है और 5 है, तो यही हो सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? अब ये फॉर्मूले को, हाँ इस बार टॉपिक पे टेस्ट रहेगा ना, तो क्लास के लास्ट में टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। फिजिक्स में तो वेक्टर ही रहेगा, मैथ और केमिस्ट्री का लास्ट में बता देना। अब नेक्स्ट हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जिसको हमें ऑलरेडी ग्राफ से ही समझ आ गया था क्या आंसर था, बट समझने के लिए, मान लो हमारा चीरू ईस्ट के लॉन्ग गया है 3 किलोमीटर, और फिर नॉर्थ के लॉन्ग गया 4 किलोमीटर। तो हमें इसका नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। केवल वेक्टर आएगा मनुजा, केवल वेक्टर। तो हमें अब चीरू का नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। एक डिस्प्लेसमेंट उसका D1 हुआ है 3 किलोमीटर, D2 हुआ है 4 किलोमीटर। तो ये नेट हमें पता है कि 5 होगा, लेकिन अभी हम लोग इसको फॉर्मूले से सोचते हैं, जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या वो फॉर्मूला हमें ये रिजल्ट दे देगा?
तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा एक वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 3, दूसरे वेक्टर बी की वैल्यू है 4, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना बना है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना आएगा 0। तो हम लोग बोलेंगे आर इक्वल टू कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये दिख रहा है कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो अंदर √25 आया, मतलब 5 किलोमीटर। फिर हम डायरेक्शन सोचेंगे, हमें पता है कि D1 तो ईस्ट के लॉन्ग है और ये इधर को गया है, तो ये कितने एंगल पे गया ये एंगल पता चल जाए तो हमें रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो एक तो हम डायरेक्ट इस फिगर में निकाल सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू 4/3 ना, tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा ये 4/3। तो ये कुछ कुछ एंगल आपको याद रखने हैं ना, ये इसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री। जिन्होंने नहीं याद किया वो याद रखना, tan 37 और 53 इन दो की सबकी वैल्यू याद रखनी है ना। मैं अभी लिख दूंगा ना वैल्यू, ये सब लिख दूंगा जो जरूरत पड़ेगी बार बार। अभी बस आप मान लो कि tan अल्फा अगर 4/3 है तो अल्फा 53 डिग्री होगा। समझ आ रहा है बच्चों, इस पे एंगल पे ज्यादा फोकस नहीं करना ना, ये मान लो कि इतना होता है ना वो याद हो जाएगा। 37 के लिए 3/4 होता है, 53 के लिए 4/3 होता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो अब अगर मान लो हम लोग ये फॉर्मूले से सोचते तो हम लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। बी मतलब कितना 4 साइन थीटा। साइन थीटा कितना आता, थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, तो ये कितना आ जाएगा cos 90 था ना, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 आया ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है देखो, D1 D2 के बीच का एंगल कितना है 90 है ना। श्रेष्ठ ये समझ आ रहा है, D1 D2 के बीच का एंगल 90 है, जब थीटा 90 होगा तो cos 90 0 होगा और sin थीटा 1 होगा, sin 90 1 होगा ना। तो b sin थीटा ना, फॉर्मूला लगा रहे हैं b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा 0 है, तो tan अल्फा आ गया 4/3 ना। तो अगर आपको tan अल्फा आ गया 4/3 और आपको अगर एंगल याद है तो फिर आप ऐसे बता दो कि अल्फा कुछ कितनी डिग्री है। समझ आ रहा है, तो ऐसे हम लोग फॉर्मूले से आराम से सोच पाएंगे, क्योंकि देखो हर बार तो ऐसा 90 डिग्री वाला सिंपल केस आएगा नहीं कि आप तुरंत सॉल्व कर लो, हर बार आपको फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अपना सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं हम लोग वो समझ रहे थे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,
अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर, ओ में 1 मिनट ना, ये क्वेश्चन लिख लेते फिर दिखाता हूँ ऊपर का। अगर दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। यहाँ सबको समझ आ गया ना, ये फॉर्मूला लगाया था बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है ना, वो डाल दिया यहाँ पर। समीकरण देखते हैं अभी ना। क्रिस, वेट करो, सबको कर लेंगे दो, फिर मिलाते हैं आंसर क्या है। अमान कैसे किया तूने? अमान बताएगा अनम्यूट करके कैसे किया? सर वही फॉर्मूला लगा के सर cos थीटा की वैल्यू निकाली। अच्छा ओके। समीरन तू बताएगा कैसे किया तूने? फॉर्मूले से किया, ठीक है। क्रिस, तूने भी फॉर्मूले से किया है? नहीं सर। फिर कैसे किया तूने? हेलो। सर अगर तीनों ये वो दोनों वेक्टर सेम है और उनका रिजल्टेंट भी सेम है, तो वो हाँ, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर सबके एंगल सेम हो गए तो एंगल 60 डिग्री आएगा। देख, तूने सब कुछ सही सोचा, बस लास्ट में एक पॉइंट गलत कर दिया। तू और थोड़ा सा सोच इसमें तूने क्या गलत किया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको करने के हम दो तरीके हैं, जैसा कि बच्चों ने बताया कि एक तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक डायग्राम बना के कर सकते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले में देखो क्या बोला गया है, दो वेक्टर जो है, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है। मान लो ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, और उनका जो रिजल्ट आया या उनका रिजल्ट वो भी यूनिट वेक्टर है। तो अब अगर मान लो हम फॉर्मूले में वैल्यू डालें, रिजल्ट वाले फॉर्मूले में, रिजल्ट वाला फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी डालेंगे, 1। ए और बी दोनों की वैल्यू 1 डालेंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 + 2 कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 2 + 2 कॉस थीटा ना। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर इस 2 को इधर करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा अगर -1/2 आया, तो थीटा निकालना आता है बच्चों। कॉस थीटा अगर -1/2 है तो थीटा कितना होगा। ट्रिग्नोमेट्री हुआ कि नहीं अभी शुरू ये सब? अभी नहीं हुआ है।
चालू आहे। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लोग 120 डिग्री बोलेंगे। तो ये अभी के लिए आप याद कर लो ना कितना होता है थीटा। अगर कॉस थीटा -1/2 है तो थीटा 120 डिग्री होता है ना। ये अभी पढ़ा दिया जाएगा आपको ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये सबको पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो जैसे आपको मान लो 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 60। इसको लिखोगे माइनस कॉस 60। फिर माइनस कॉस 60 की वैल्यू डालोगे, कॉस 60 1/2 होता है तो ये आ जाएगा, मतलब -1/2 कॉस 120 होगा। तो ये सब आपको अभी पढ़ाया जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी जिसको नहीं पता है वो आप मान लो कितना होता है ना। ठीक है बच्चों। तो एक तो हमारा देखो ये मेथड हो सकता है कि ए और बी दोनों की वैल्यू डाल दे, थीटा निकाल दे, और ये ट्रिग्नोमेट्री पता रहता तो आप निकाल देते। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, डायग्राम से हम सोच सकते हैं। मेथड 2 भी बता देता हूँ, फिर एक साथ नोट कर। अगर हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो अब इसको जब रिजल्टेंट को ऐसे मिलाऊंगा तो ये भी यूनिट वेक्टर है, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया है? तीनों साइड 1 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। तो ये सारे एंगल कितने होंगे अंदर के? 60 60 होंगे ना। तो अगर सारे एंगल 60 60 है तो हम क्या बोल दें, ए और बी के बीच का एंगल ये 60 डिग्री है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइडेड है। अगर एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइडेड होगा तो एंगल कैसे निकालते हैं? एक का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइडेड है तो कैसे निकालेंगे? हेड को आगे बढ़ा देंगे और बाहर का एंगल निकालते हैं ना। सबको याद है ना, टेल टेल कोइंसाइड होगा या हेड हेड कोइंसाइड होगा तो बोल सकते हो एंगल। यहाँ हेड और टेल कोइंसाइड है तो इसको नहीं बोल सकते ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो हेड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हेड को आगे बढ़ा देंगे और ये बाहर का एंगल निकालेंगे, तो ये बाहर का एंगल आएगा 120। तो इसको बोलेंगे ये एंगल बिटवीन वन ए एंड बी है। क्रिस तुझे समझ आया? तूने सारा दिमाग सही लगा दिया था लेकिन बस एंगल वाला पार्ट भूल गया। अब नोट कर लो दोनों मेथड। सर 2+2 cos थीटा का स्क्वायर रूट निकल कैसे गया? इसका रूट कैसे गया? किसने पूछा डाउट? वो पता नहीं चला, नाम बता। मानसी सर।
किसने पूछा? मानसी सर। मानसी, अच्छा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं एडवांस मैथमेटिक्स, कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और अंडर रूट का स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा? रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? एक्स आएगा ना। हाँ सर, समझ गया। तो यहां तक सबको क्लियर होगा? नोट हो गया, आगे चलें। नोट कर लो सब लोग। क्या बात है सिमरन, वेरी गुड वेरी गुड। तभी मैंने बोला एक दिन में सब्सक्राइबर क्यों इतने बढ़ गए। बट ये ऐसे डायरेक्ट मैसेज क्यों कर रहा है? चैट टू एवरीवन ही कर। सिमरन बता रहा है कि उसने 3-3 अकाउंट बना के सब्सक्राइब कर दिए। बट यार अभी भी 1000 पहुंचने में बहुत दूरी है यार, अभी तो 500 भी नहीं पहुंचे हैं। तूने भी 3 अकाउंट से किए, वाह वाह। ऐसे करोगे तब तो शायद पहुंच जाएगा जल्दी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अबे सिमरन, टीवी पे ऐड करने के लिए पैसे लगेंगे यार, क्यों पैसे? इतना भी उससे कोई फायदा थोड़ी होना है कि चैनल का ऐड टीवी पे किया जाए। हाँ, व्यूज तो यार अपने बहुत ज्यादा है। टाइमिंग भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ओवरऑल देखे तो नंबर ऑफ आवर्स तो बहुत दिखाता है। बट वही है, सब्सक्राइबर 1000 होने के बाद ही कुछ फायदा होता है। वो व्यूज में वो शायद वॉच टाइम से देखते हैं, तो वॉच टाइम तो अच्छा है। अबे बुक्स का बस है, फिजिक्स में मैंने बताया ना एचसी वर्मा लेना है। केमिस्ट्री में अबे सीके वो तो मैं देने ही वाला हूँ, पार्टी तो देने ही वाला हूँ भाई। सिद्धि, पिज्जा वगैरह नॉट गुड फॉर हेल्थ यार। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। ये लो सीके, सीके अलग ही चल रहा है।
एकदम कुछ भी बोलता है। हाँ हाँ, नहीं मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है, बट अब ये सब थोड़ी है कि यहाँ पे अभी ये सब बैठ के डिस्कस किया जाए। ये लो, सुजल को अभी तक नाम भी नहीं पता है यूट्यूब चैनल का। अरे मेरे नाम से ही है चैनल, संग्राम यादव नाम से ही है। अब ये सब्सक्राइब कहाँ से करेगा? तो अब एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं, फिर बातें करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। सपोज दो वेक्टर हैं, p मैग्नीट्यूड और 2p मैग्नीट्यूड के, तो इनका रिजल्टेंट r है। अगर हमने 2p वाले को डबल कर दिया, पहले वाले को उतने ही रखा और 2p को 4p कर दिया, तो रिजल्टेंट 2r हो गया ना। डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन लिखा भी देता हूँ ना, एक सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो। सबको क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा ना क्या है। दो वेक्टर थे, उनका कुछ मैग्नीट्यूड आया होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। फिर हमने सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया, तो हमें थीटा निकालना है।
कुछ बैकग्राउंड में कुछ आवाज तो नहीं आ रही है? यहाँ साइड में कुछ काम स्टार्ट हो गया है यार। ठीक है। सॉल्व हुआ किसी से? सॉल्व करूं फिर? देखते हैं ओम कितना आ रहा है। आंसर तो मुझे भी सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। चलो 1 मिनट और ट्राई कर लो फिर कर। शायद 120 है जहां तक मुझे याद है। शायद अमान 120 है, बट देखो सब तो -3/8 बोल रहे हैं, तो हो सकता है। चलो फिर सॉल्व करता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया कि एक वेक्टर कोई p है और दूसरा वेक्टर कोई 2p है। इनके बीच का एंगल मान लो कुछ थीटा है, तो हमें रिजल्टेंट कितना मिला? r। अब अगर मैं इसको डबल कर दूं, 2p को अगर मैं डबल कर दूं, तो इनके बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर मैं 2p को डबल कर दूं तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाना चाहिए? ये क्या होगा बच्चों? एंगल। अगर इसको डबल करूं तो ये एंगल का क्या होगा? सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इसको बढ़ाया है ना, इनके बीच का डायरेक्शन थोड़ी चेंज किया है, तो सेम रहेगा ना। ये एंगल अब भी थीटा रहेगा। अब नया रिजल्टेंट कितना है? 2r आ गया है। तो एक बार आप इनके लिए फॉर्मूला लगाओ ना, r इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और अंडर रूट को उस साइड कर दो। अंडर रूट को उस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? r² आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? p² प्लस 4p² मतलब 5p² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4p² cos थीटा इक्वल टू r²। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। इसके लिए रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना है? 2r है ना। तो जब इसके लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे? 2r इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बार बी की वैल्यू 4p हो गई है ना, प्लस 2 a बी कॉस थीटा। एंगल तो चेंज हुआ नहीं है, और अंडर रूट जो था उसको इस साइड कर दो तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16p स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 17p स्क्वायर। ये क्लियर है ना, p स्क्वायर और यहाँ 16p स्क्वायर आएगा, और यहाँ आ जाएगा 8p स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये दो इक्वेशन है, इनसे हम कैसे निकालें थीटा को? दो इक्वेशन है, इससे हमें कॉस थीटा को निकालना है। क्या किया जाए? हाँ, इक्वेट कर दो, आर की वैल्यू डाल दो या दोनों को डिवाइड कर दो। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो इससे क्या बन जाएगा? अगर मान लो हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा 4r स्क्वायर है, नीचे r स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या रहेगा 17p स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कॉस थीटा ना। आर स्क्वायर कट जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू, इधर तो 1 बचा ना, 1 इधर आएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, इधर 17 प्लस 8 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 कॉस थीटा इक्वल टू 17 प्लस 8 कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला टर्म इधर कर लेते हैं, 20 उधर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8 कॉस थीटा इक्वल टू -3। तो इसका मतलब कॉस थीटा आया -3/8 ना। तो थीटा की वैल्यू इससे आप बोल सकते हो कि कॉस इनवर्स 3/8 माइनस। समझ आया सबको? नोट कर लो। वन ट्वेंटी से इतना भी क्लोज नहीं है समरन ना, उसको 120 आप नहीं बोल सकते। 120 मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 थी ना। हाँ, 112 डिग्री है, तो ये डिफरेंस है काफी। एंगल में यार -0.5 और उसकी वैल्यू जो है 0.375, ये अलग अलग हो जाता है। रितेश कहाँ पे डाउट है? ये 8 cos थीटा को इधर लाया है, कुछ और करना हो कर ले यार, सानिध्य इसमें ये कर ले, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दे तो पी स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा। लास्ट लाइन में देखो आपको, ये 8 cos थीटा इधर आया है ना, तो यहाँ पे 16 - 8 तो 8 cos थीटा बचेगा। नहीं, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा ना। और ये 20 है, 20 इधर आएगा तो 17 में से -20 तो -3, फिर 8 को इधर नीचे कर दिया है। और कोई भी रितेश डायरेक्ट मैसेज नहीं करो ना, जो भी मैसेज करना है एवरीवन वाला ही करो। फिर इसमें कॉस को हम इधर लाते हैं तो ऐसे लिखते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, फिर जो भी ये वैल्यू है वो। किसी को एडवांस मैथमेटिक्स में कोई डाउट है? सानिध्य, तुझे एडवांस मैथमेटिक्स में कुछ और एडवांस करना है तो तू कर सकता है। इसको सॉल्विंग के लिए तुझे लगता है कि कुछ और अच्छे तरीके से करेगा तो करता रहे उसको। 2 इक्वेशन थी, उससे हमें थीटा निकालना था, तो
जो मुझे सही लगा मैंने कर दिया। हाँ हाँ, दोनों, अबे कैलकुलेशन तो चाहे जैसे करो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, दोनों इक्वेशन करके सॉल्व करोगे। 1 मिनट रुकना, नोट करो तुम लोग तब तक। बच्चों नोट हो गया? सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है? अबे यस पाबले, ऐसे नहीं चलेगा भाई, तू पहले चैट टू एवरीवन कर यार, ये प्राइवेट में चैट नहीं करना है। यस पाबले को ये लास्ट वाली लाइन में दिक्कत है, तो अब कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी मैं लिख ही देता हूँ। देखो बच्चों, 16 कॉस थीटा था, फिर ये 8 कॉस थीटा इधर आया, इधर 17 था, 20 इधर आया। अगर इधर प्लस 20 है वो इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा ना। इधर +8 कॉस थीटा है वो इधर आएगा तो -8 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर 16 कॉस थीटा में से 8 कॉस थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? 8 कॉस थीटा बचेगा। 17 में से
20 जाएगा तो -3 बचेगा, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा -3/8। जब ऐसे आ जाएगा, और अब आपको इस ये तो पता नहीं है कि ये किस एंगल पे ये होता है, ये तो कोई को पता नहीं रहेगा, इतना कौन याद करेगा। तो बस हम ऐसे लिख देते हैं, कॉस को इधर लाके ऐसे लिख देंगे कि थीटा इज कॉस इनवर्स -3/8। पाबले जी समझ आया? ये पाबले टाइटल अभी मैंने कोई तो सीरीज देखा था, उसमें कुछ कुछ ऐसा आया था, शायद नार्कोज में आया था, जो नार्कोज का मेन वो था, उसका टाइटल कुछ ऐसा था। देखा है यस तूने नार्कोज? ठीक है, देखना भी नहीं ना ये सब अभी सीरीज। हाँ, पाब्लो एस्कोबार, अच्छा अच्छा पाब्लो, अच्छा पाब्लो, इसलिए मेरे को कुछ कुछ ऐसा लगा। हाँ हाँ हाँ। तो तुम लोग देखना मत यार ये सब अभी, जेई में चले जाओ फिर देखना आराम से, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इन सब। चलो अब एक प्रॉब्लम और करते हैं। अगला प्रॉब्लम देखो क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 18। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम ना 18 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनको जो हमने ऐड किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 आया। अब देखो दो वेक्टर है तो दो में से एक वेक्टर बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसमें बी वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, साथ में ये गिवन है कि रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर है, ए के परपेंडिकुलर। तो हमें बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। क्वेश्चन समझ आया क्या क्या है? दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड का सम 18 है ना, और जब मैग्नीट्यूड मतलब बिना वेक्टर एडिशन किए ना, केवल दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड किया है तो 18 आया। जब उनको हमने डायरेक्शन के साथ ऐड किया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 आया, और साथ में ये गिवन है कि रिजल्टेंट जो है वो ए बी में से जो छोटा वाला वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। तो आपको दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बताने। क्वेश्चन में अब सब कुछ लिखा हुआ है, उसको देखो और ट्राई करो अब। क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख दें? ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूँ। हाँ, वेरी गुड समरन।
अंकित देख ले, तेरे लिए लिखा मैंने इतना इतना ज्यादा कुछ सब करके। थर्टीन और 5 सही है सबका। तो आप देखो इसको कैसे सोचोगे। हम इसमें देखो क्या क्या सोचेंगे कि एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। तो बी वेक्टर फिर यहाँ पे होना चाहिए, ए और बी को ऐड करने पे रिजल्टेंट मिलना चाहिए ना। ए और बी को अगर हम ऐड करें तब रिजल्टेंट मिलेगा, तो बी फिर कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ना ऐसे। ये बात समझ आ रही है सबको। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्टेंट मिल रहा है और रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ही हो सकता है ना ए और बी, तब ये रिजल्टेंट आएगा। हेलो हेलो। अभी कोई इम्प्रूवमेंट आया क्या आवाज में? ये बात सबको समझ आई कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे होंगे तभी उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ए पे परपेंडिकुलर हो पाएगा ना। अब देखो हमें ये बोला गया है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ऐड करके कितना आ रहा है, 18 आ रहा है मैग्नीट्यूड का सम, और इसका मैग्नीट्यूड 12 है। तो ये दोनों अलग अलग कितने ये बताना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ मान लो x है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए बताओ बच्चों। अगर इसका मैग्नीट्यूड x है तो इसका कितना होना चाहिए, 18 माइनस एक्स। तो हमने वेक्टर का यूज करके अपना डायग्राम बना लिया। और डायग्राम बनने के बाद ये डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो तो ये फॉलो करेगा ही ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इन दो साइड के स्क्वायर का सम होगा। अगर ये x है, ये 18 माइनस एक्स है, और ये साइड दी हुई है ना हमें, कितनी है ये वाली साइड, ये वाली साइड 12 है ना। तो पाइथागोरस से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा 18 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही बात है ये। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है शायद ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 36 एक्स इधर कर देते हैं, यहाँ 324 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ना। अब ये सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जा रहा है, 24 कम होगा तो 300, फिर 20 और कम तो 280, 180 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी 5। ये वाली साइड हमें 5 मिल गई, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी फिर 13। कुछ समझ आया बच्चों? नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे।
टॉपिक वाइज टेस्ट में या टॉपिक अभी लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं ना। मोल का हो गया तो ऑर्गेनिक का रख देंगे इस पर। ये हो गया, चलें। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है। दो वेक्टर दिए हैं, इस बार इनको हमें ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। हमें अब क्या निकालना है, एक मिनट रुकना ना। तो हम लोग को अब देखो क्या निकालना है, a माइनस बी। अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो वहां पे ऐसे सोच सकते हैं कि हमें a प्लस माइनस बी निकालना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप b वेक्टर का माइनस वेक्टर निकाल लो और उसको a में ऐड कर दो, तो वही मिलेगा जो a माइनस बी से मिलेगा। समझो, अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो आप क्या करो, a प्लस माइनस बी कर दो। माइनस बी कैसे आएगा, अगर ये वेक्टर ऊपर को बी वेक्टर है तो अगर इसमें आप -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे को आ जाएगा ना माइनस बी वेक्टर। तो अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो आप क्या कर दो, a प्लस माइनस बी वेक्टर। अब अगर आप इन दो वेक्टर को ऐड करोगे तो ऐड करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो a माइनस बी देगा। समझ आ रहा है, दो वेक्टर को ऐड करना तो सिंपल है, ऐड करना तो हमने सीख लिया है ना। अगर ये दो वेक्टर है इनको हमें ऐड करना है। अब ऐड देखो कैसे करोगे,
ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, अगर मान लो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है ना, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो आपको क्या चाहिए, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना। और आपको अब किसको ऐड करना है, ए और माइनस बी को, तो माइनस बी इधर आ रहा होगा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, अगर एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, क्या ये वाला एंगल होगा ए और माइनस बी के बीच का, हेड को आगे बढ़ा के ये बाहर वाला एंगल निकाल लेंगे। हमें ए और बी के बीच का एंगल पता है थीटा है ना, और ए और माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम बोल सकते हैं ए और माइनस बी के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो अब हमें देखो क्या क्या पता है, हमें पता है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और उनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या क्या लगेगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए लिखोगे, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा माइनस बी, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या माइनस बी आएगा, बी आएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस में होता है ना। डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या इसकी लेंथ चेंज हो गई, पहले ऊपर को था अब इधर को हो गया, लेंथ तो उतनी है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में ही रहता है। और इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो हमें अब देखो दो वेक्टर पता है जिनके बीच का एंगल पता है, और हमें इनको ऐड करना है ना, ए और माइनस बी को हमें ऐड करना है ना, तो एडिशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एडिशन का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, मैंने अभी बताया था ना माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे यहाँ माइनस आ जाएगा, और ऐड करने के टाइम पे यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अगर मान लो ये इधर को हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, तो ए वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल वाले फॉर्मूले में डाल दो। एंगल वाले फॉर्मूले में डालोगे tan अल्फा इक्वल टू डी साइन थीटा। थीटा कितना आया था 180 माइनस थीटा ना, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा पता है बच्चों, किसी को आप पता है साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है हाँ ना, माइनस नहीं होता है, साइन के टाइम में प्लस में आता है, तो ये साइन ही आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस में माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के टाइम पर एंगल का फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया क्या क्या हुआ है। अब इसको नोट करो, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं, थोड़े प्रॉब्लम करेंगे तो और समझ आ जाएगा।
तो देखो बच्चों, हमने क्या समझ लिया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए, लिखो जल्दी, तो अब देखो बच्चों, हमने ये समझ लिया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हमें उनको ऐड करना है ना, अगर हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट ए के साथ एंगल कितना बनाएगा? बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन अगर हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो a माइनस बी निकालना है, मतलब तो डिफरेंस जब निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा उसके मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या लगाओगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हमेशा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला हो या एडिशन का फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूले में थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड बी। अब ये नहीं करना है कि आपने डेरिवेशन के टाइम में देखा था कि थीटा को 180 माइनस थीटा लिखा था, तो आपने फिर से यहाँ पे थीटा को 180 माइनस थीटा लिख दिया ना। आपने डेरिवेशन में इस फॉर्मूले में थीटा को 180 माइनस थीटा डाल के ये फाइनल फॉर्मूला आ गया है। फाइनल फॉर्मूले में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब एडिशन का यूज करके डिराइव करते हैं फॉर्मूला ना, तो डेरिवेशन के टाइम पे यहाँ थीटा को 180 माइनस थीटा डालते हैं। फाइनल फॉर्मूला आने के बाद वहां पे थीटा मतलब थीटा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है ना। और इनके बीच का एंगल tan अल्फा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा ना। डिफरेंस निकालने के टाइम पे, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे नीचे माइनस आ जाता है एंगल। ये बात सबको क्लियर है बच्चों? एडिशन के लिए यहाँ पे प्लस रहेगा और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा।
अब एक प्रॉब्लम करते हैं। If sum of two unit vector, कॉपी करना बाकी कर लो। कॉपी करने के बाद ये क्वेश्चन करो, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ओम डायरेक्ट मैसेज नहीं करो। सॉल्व करूं? कोई ने सही आंसर नहीं दिया, सब गलत बता रहा हूं। डिफरेंस निकालना है मतलब उनके बीच का सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना है हमें। हाँ, शांतनु ने बताया अभी सही आंसर। हाँ, सिद्धि ने भी सही बताया अभी। डायरेक्ट मैसेज नहीं करो शांतनु ना, सबको करो कॉमन मैसेज। देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए कैप और बी कैप, और उनका रिजल्टेंट जो जब हमने सम किया ना, सम किया तो हमें रिजल्टेंट मान लो R1 आया, तो वो भी यूनिट वेक्टर आया। तो हमें निकालना है जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो वेक्टर आएगा R2 उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो एक बार एडिशन वाले रिजल्टेंट को R1 लिखा है और सब्ट्रैक्शन वाले को R2 लिखा है। R2 हमें नहीं पता यूनिट वेक्टर है या नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है ना कि जब हमने सम किया तो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए R1 यूनिट वेक्टर है, R2 हमें पता नहीं। तो आप क्या करोगे, एक बार एडिशन का फॉर्मूला लगाओगे। एडिशन के फॉर्मूले में क्या होगा, ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी स्क्वायर उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये एडिशन का फॉर्मूला लगाया। एडिशन के फॉर्मूले का रिजल्ट कितना आएगा, एडिशन करने पे सम कितना आया है, 1 आया है ना। फिर सब्ट्रैक्शन का हमें लगाना है, सब्ट्रैक्शन का हमें पता नहीं, वो निकालना है।
ये क्लियर है? सब्ट्रैक्शन के टाइम यहाँ माइनस हो जाएगा। बच्चों क्लियर है ये? अब इसमें दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो, दोनों इक्वेशन में स्क्वायरिंग करोगे तो 1 = 2 आ जाएगा। 1 + 1 2 + 2 cos थीटा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन पे स्क्वायरिंग करो, 1 + 1 2 - 2 cos थीटा। आपको R2 निकालना है। R2 निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 + R2² = 4। तो R2² = आ जाएगा 3। तो R2 की वैल्यू आ गई √3। आपको सम दिया था, डिफरेंस निकालना था, तो एक बार सम का फॉर्मूला लगाओ, एक बार डिफरेंस का, और सॉल्व कर दो दोनों को। नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को? कुछ चमक रहा है बच्चों, क्या चल रहा है जिंदगी में ये सब? करो क्वेश्चन नोट। शांतनु यार, ये डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई। शांतनु बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि था कि मैं गलत हूँ। √3 निकालने के बाद इसे लग रहा था गलत है। ऐसा क्यों लग रहा था भाई तुझे? सब कुछ सही किया, फॉर्मूले में सही से वैल्यू डाला तो सही ही जाएगा। तुम लोग यार चीरू के लिए इतना कुछ बोल रहे थे कि चीरू से दोस्ती करके बहुत दिक्कतें होंगी। चीरू तो देखो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। चीरू तो अच्छा बच्चा लग रहा है। बेकार में तुमने चीरू का नाम खराब कर दिया है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है चीरू का। हाँ वही तो है यार, मेरे को बस ये था कि चीरू पता नहीं क्या करने वाला है, तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे। चीरू तो एकदम ही शरीफ बच्चा है।
शीरू ऐसा क्या कर दिया है तुमने विजय सर की क्लास में कि तेरे से सब लोग हिले हुए हैं एकदम। नोट हो गया ये? चीरू है कहाँ, कुछ बोल नहीं रहा है। चीरू बोलने पे लग रहा है ये बोलेगा नहीं, सीके बोलने पे ही बोलेगा। सीके कहाँ हो तुम? अब देखो नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम ना। कभी डायग्राम में अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? अच्छा, इसीलिए शांति है। तो मान लो हमारा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो अगर हम इनको ऐड करते थे तो अभी तक क्या देखते थे, ऐसे हेड और टेल मिला लेते थे और ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाता था। तो ये डायगोनल हमारा उनका एडिशन ऑफ वेक्टर बताता था। अब देखो अगर अभी हमें एडिशन नहीं चाहिए ना, अभी इसको हटा देते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो हम क्या इसको भी ए वेक्टर बोल सकते हैं, जो यहाँ पर ये वेक्टर बना हुआ है। पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड क्या इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले साइड। और अगर इसका डायरेक्शन इधर है, मैंने इसका भी डायरेक्शन इधर दिखा दिया, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसको हमने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आए हैं, तो इसको हम ए वेक्टर बोल सकते हैं ना। इसको हम बोल सकते हैं ये ए वेक्टर है। और अगर ये बी वेक्टर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो नीचे को आ रहा होगा ऐसे। अगर ये बी वेक्टर है तो ये कौन सा वेक्टर होगा, माइनस बी। ये हमारा माइनस बी होगा ना, क्योंकि ये बी के पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट में है। तो अब अगर आप ए और प्लस बी को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी हेड टू टेल ऐड कर रहे हैं ना, ए प्लस बी हेड टू टेल। तो ये हमें क्या दे रहा है उसका, क्या ये रिजल्टेंट दे रहा है? ए प्लस बी को ऐड करने पे ये हमें रिजल्टेंट दे रहा है ए माइनस बी का ना। तो मतलब ये दूसरा वाला जो डायगोनल हुआ ना पैरेललोग्राम में, जो हेड और हेड को मिलाने वाला डायगोनल है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेललोग्राम में दोनों हेड को मिलाने वाला डायगोनल एडिशन, वो सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये हमें क्या दे रहा है, ए माइनस बी दे रहा है। तो पैरेललोग्राम में देखो दो डायगोनल बनते थे ना, एक दोनों हेड को मिलाने से जाता था। ये वाला डायगोनल एडिशन ऑफ वेक्टर देगा और ये वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देगा। समझ आ रहा है बच्चों? पैरेललोग्राम में दो डायगोनल बनेंगे, दोनों हेड को मिलाने वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देगा, दोनों टेल से जाने वाला जो डायगोनल था वो एडिशन ऑफ वेक्टर देगा। ये वाला डायगोनल एडिशन दे रहा है और ये दूसरा वाला सब्ट्रैक्शन दे रहा है। देखो फिर से समझा देता हूँ एक बार। देखो ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर आएगा, ये ए वेक्टर हो गया। ये अगर बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर आएगा। अब अगर मैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करूं, ट्रायंगल लॉ ना हेड टू टेल, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आएगा ना। ये कैसे आया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करके आया ना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करके हमें ये वाला डायगोनल मिला। तो ये वाला डायगोनल क्या दे रहा है, एक तरह से सब्ट्रैक्शन दे रहा है ना।
अगर आप a प्लस माइनस बी करके कुछ निकालोगे तो वो क्या देगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देगा ना, a माइनस बी। तो यही चीज आई ना, ये वाला ट्रायंगल ऑफ एडिशन से सोचो। समझ आया क्रिस, समझ आया क्या बोल रहा हूं? तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई हमें पैरेललोग्राम दिया होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसको लेके आपने पैरेललोग्राम बना दिया, तो अब अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हेड किधर होगा, इस सब्ट्रैक्शन का हेड ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? अभी देखो आपने a माइनस बी निकाला है ना, a माइनस बी निकाला है तो हेड किधर आया है, a की तरफ। जब a में से b सब्ट्रैक्ट करोगे तो हेड किधर आएगा, a की तरफ ना। अगर आपने इधर हेड बनाया मतलब ये क्या देगा, ये हमें a माइनस बी देगा। अगर यहीं पर ऐसा होता, देखो अगर यहीं पे हमें b माइनस ए निकालना होता तो हम ऐसे ही करते, दोनों को हेड वाले लाइन को ज्वाइन कर लेते, पैरेललोग्राम में दोनों हेड वाले डायगोनल को ज्वाइन कर लेते। तो ज्वाइन करने के बाद अगर हमने बी की तरफ हेड बनाया तो ये हमें क्या देगा, अगर हमने ऐसे हेड बनाया तो ये हमें बी माइनस ए देगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? पैरेललोग्राम में हेड को ज्वाइन करने वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देगा, और जिधर की तरफ हम हेड रखेंगे वो उसको पहले रखना है। a माइनस बी है तो a की तरफ हेड रखना है, b माइनस ए है तो b की तरफ हेड रखना है। नोट कर लो इसको, ये पॉइंट मैं लिख देता हूं ना कि आपको याद रखना है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल ज्वाइनिंग यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बच्चों? तो अब ये सब्ट्रैक्शन में भी थोड़ा सा रह गया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अब आपका ब्रेक का टाइम नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब मैं होमवर्क दे देता हूँ, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
होमवर्क में इलस्ट्रेशन 41, 42, 43 सारे ही करने हैं 47 तक, पूरा 47 तक सारे कर लेने ना, 41 से 47 तक सारे। फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में 2 से लेकर के 10 तक। इलस्ट्रेशन सब लोग ध्यान रखना है, इलस्ट्रेशन को आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है, जब ना आए तब सॉल्यूशन देखना है ना। ये नहीं कि सॉल्यूशन पढ़ लिया या फिर सॉल्व ही नहीं किया, बोला सॉल्व तो ऑलरेडी है मॉड्यूल में। 1 मिनट से 1 मिनट। एक्सरसाइज 1 से भी दे रहा हूं ना। फिफ्टी से लेकर के 75 तक कर लेना। अब नोट कर लो और टेस्ट का टॉपिक बताओ, टेस्ट में क्या क्या रखना है। टेस्ट में बताओ बच्चों क्या क्या रहेगा। ऑर्गेनिक, लॉग और वेक्टर। अबे लॉग का कितनी बार टेस्ट करवाओगे, लॉग कब खत्म होगा। अभी अगला टॉपिक कुछ हुआ नहीं होगा ना लॉग के अलावा। ठीक है, तो फिर ऑर्गेनिक, लॉग और वेक्टर का ही रखते हैं। हाँ यार, बैच 2 और बैच 1, एक देखो ये जो बैच 2 और बैच 1 दोनों लोगों के लिए वेक्टर टॉपिक नया है। बैच 2 का कौन सा टॉपिक शुरू हुआ है, बैच 2 के लिए अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है कॉमन में, जो दोनों लोगों का एक साथ चल रहा होगा, वो कौन सा टॉपिक है। फिजिक्स में तो वेक्टर हो गया, फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ और केमिस्ट्री में बताओ। तो या तो एक काम करते हैं, एक बार मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ ना, बैच 2 के लिए टेस्ट अभी इस वीक रखना है या नहीं। बैच 1, बैच 2 के लिए एक बार मैं सबसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ ना तुम लोगों को कि बैच 2 के लिए रहेगा कि नहीं। फिजिक्स में तो सब लोग दे ही सकते हो, फिजिक्स के लिए तो सबके लिए रहेगा। दो बाकी दोनों का मैं एक बार डिस्कस करके फिर आप लोग को बताता हूँ ना। ये नोट हो गया। ठीक है, फिर मैं बाकी तो पीडीएफ डाल दूंगा, उससे लिख लेना ना। क्लोज करता हूँ।